नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे G20 सम्मेलन की। G20 सम्मेलन में जिस तरह से भारत ने अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक रणनीति पर काम किया और उसके परिणाम जिस तरह से सामने आए, वो भारत को एकदम एक नए लीग में खड़ा कर रहा है। लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मसलों के अलावा कुछ सांस्कृतिक मसले भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पूरे इस डेलिब्रेशन के दौरान उभर कर सामने आए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब विषयों को बेहतर ढंग से रखा, उससे हमारी एक सॉफ्ट पावर के नाते एक बड़ी ताकत तो नज़र ही आई, पूरे विश्व को समझ भी आई। लेकिन इन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझने की भी ज़रूरत है कि इनके मायने न केवल आज बल्कि पुराने समय में और आने वाले समय में भी इनके क्या महत्व हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया इस G20 सम्मेलन के उद्घाटन के साथ, तो उन्होंने एक प्राकृत भाषा का 2 श्लोक उसको कोट किया और वो इशारा किया कि ये जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ से थोड़ी दूर एक लौह स्तंभ में ये शब्द उकेरे गए हैं। इन शब्दों को उद्धृत किया कि हेवम लोकसा हितमुखेति अथ इयम नासिका हेवम। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने मानवता का कल्याण और खुशी हमेशा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और ये 2500 साल पुराना लौह स्तंभ जो अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, वो हमारी न केवल पुरानी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि, कुशलता को दिखाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाता है। इसलिए कि वो इतने दिनों से अपने स्थान होने पर सारा धूप, वर्षा सब कुछ झेलते हुए भी बिना रस्ट के अब तक जस का तस पड़ा हुआ है। इसके पहले जब ये बात अपनी उन्होंने शुरू की, उससे पहले उन्होंने सारे राष्ट्राध्यक्षों का, जो भी G20 में शामिल हुए थे, उनका स्वागत किया। और उनका स्वागत कहाँ किया? उनका स्वागत किया कोणार्क सूर्य मंदिर का जो काल चक्र है, व्हील, उसके सामने। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब जो मायने हैं उसका है वो काल गणना, विकास और निरंतर बदलाव का प्रतीक है। वो हमारी संस्कृति का एक और बड़ा स्तंभ है, जिसको सारी दुनिया को जानना, समझना एक कारण हो सकता है, जो प्रधानमंत्री ने अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया। जब तक सारे डिग्निटरीज आते रहे, एक एक कर मिल के वो उनका अभिवादन करते रहे, और सभी को, लगभग सभी को उन्होंने उस काल चक्र के बारे में समझाने और बताने की कोशिश की। ये एक और महत्वपूर्ण बात थी, जो भारत के एक सॉफ्ट पावर होने को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने शोकेस करना। इसके और बहुत सारे मायने हैं। कल्चरल मायने के अलावा, सांस्कृतिक मायने के अलावा, टूरिज्म को लेकर के भी इन सब के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। उसको सबको एक्सप्लेन किया। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन से लेकर के ऋषि सुनक तक, सलमान बिन मोहम्मद, सबको उसके बारे में सूचित किया, बताया, उसके बारे में डिटेल बताया। बहुत देर तक खड़े होकर के इशारा कर करके समझा करके प्रधानमंत्री ने बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्टेप था, जब राष्ट्रपति द्वारा जो इन सब डिग्निटरीज को एक डिनर दिया गया था, उसमें आमंत्रित किया गया था। तो जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देश में जो आए हमारे मेहमान थे, उन सब को स्वागत कर रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे, तो वो जो पॉइंट बना था जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों लोग खड़े हुए थे, उसके बैकड्रॉप में नालंदा विश्वविद्यालय था।
नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश की एक और बड़ी सांस्कृतिक वो है, और प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा, तक्षशिला, राजगीर। ये जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनमें नालंदा एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। उसका इतिहास हालांकि थोड़ा ट्रैजिक है। जब बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और वो राख हो गई, सारी किताबें जल गई, उसके अवशेष ही पड़े हुए हैं, और उनके की दीवारें अब तक आग से जल जाने के कारण काली पड़ी हुई हैं। ये सब कोई भी व्यक्ति वहां जाए तो आसानी से देख सकता है। लेकिन ये हमारी विरासत है। हम यहाँ पर हमारे एक से एक विद्वान दार्शनिक थे जो पढ़ाते थे, और ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा केंद्र था। उसको भी प्रधानमंत्री ने शोकेस किया जिन सबके सामने। जो लोग भी इस G20 के कार्यक्रमों को देख रहे थे, सबको ये समझ आएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक, और उनकी पत्नी भी इस दौरान थी उनके साथ, उनको भी ये बहुत देर तक एक्सप्लेन करते और समझाते रहे। और ऋषि सुनक भी उतना ही रुचि लेकर इस सब बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कि सुबह ही उन्होंने जब वो भारत पहुंचे थे तो उसके बाद उनसे बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि यस, आई एम अ प्राउड हिंदू, और मैं अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को मानता हूं और उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। और ये उसी तरह का एक वो था जब वो अपनी संस्कृति से जुड़ने, समझने और जानने की कोशिश कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। इसके अलावा जो मंडपम था, भारत मंडपम, जहाँ पर ये इस पूरे कार्यक्रम का, G20 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ सारे डिग्निटरीज पहुँचे थे, वहाँ पर योग के विभिन्न पॉस्चर और भी महत्व की चीज़ें जो हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे पौराणिक जो गुरुओं के मंत्र हैं, उन सब चीज़ों को, मंत्र का मतलब आप उसको सीधे मंत्र से मत समझिए, जो उनकी शिक्षाएं थी उनको दर्शाने वाली चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। राज्यों का रिप्रेजेंटेशन था, जो राज्य के बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ शोकेस की गई थी, वो सब चीज़ें नजर आई। इससे आगे बढ़ने के बाद जब सब राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए, तो वहां पर एक अद्भुत नज़ारा था। सामान्यतः जो परंपरा रही है कि कोई भी डिग्नेटरी राजघाट पहुंचता है, राष्ट्रपिता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और चला आता है। लेकिन इस बार बदलाव था। बदलाव ये था कि प्रधानमंत्री ने फिर एक बार सभी डिग्निटरीज का एक के बाद एक स्वागत किया, और वो स्वागत जिस चित्र के सामने खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था। और प्रधानमंत्री किस तरह से अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे थे? प्रधानमंत्री अपने अतिथियों का स्वागत खादी के बने स्टॉल को उन सब को समर्पित करके स्वागत कर रहे थे, और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, पीछे मुड़कर समझा रहे थे कि वही साबरमती आश्रम है जहां से गांधी जी ने, जिसको स्थापित गांधी जी ने किया था, और गांधी जी ने की स्वतंत्रता में क्या भूमिका है इसको सब जानता है। हालांकि बहुत सारे डिटेल्स प्रधानमंत्री ने जरूर बताने की कोशिश की लोगों को, जो भी डिग्नेटरीज आ रहे थे एक के बाद एक। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आए, तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का एंगेजमेंट वहां पर उस स्पॉट पर बाकी अन्य प्रतिनिधियों से थोड़ा सा ज्यादा दिखा, और उन्होंने समझाने की कोशिश की, इसलिए कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका के लिए भी उतना ही महत्व है, इसलिए कि उन्होंने अपना जो राजनीतिक आंदोलन, जो मानवता के लिए उनका शुरू किया गया मुहिम थी, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका से शुरू किया। वहाँ टॉलस्टॉय आश्रम था, तो उन्होंने
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को एंगेज किया, बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, और जब सारे डिग्नेटरीज इकट्ठा हो गए तो एक साथ सारे लोगों ने महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और उसके बाद फिर वापस आकर के मंडपम में जो आज का थीम था, भविष्य, हमारा भविष्य, साझा भविष्य, उस पर चर्चा की, उस पर डिलिब्रेशन किया। और उसके बाद एक ये निर्णय किया गया कि हम जो 112 पॉइंट का कार्यक्रम जिस पर सबकी सहमति बनी है, उस सहमति को लागू करने के लिए हम एक बार नवंबर में फिर बैठक ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से करेंगे। तो इस पूरी बैठक में मैं राजनीतिक, डिप्लोमेटिक या और किसी चर्चा या उसके डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स हुई या चाइना और पाकिस्तान, उस पर कोई बात न करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी परंपराओं को, अपने एज ओल्ड ट्रेडिशन को जिस तरह से इसमें शोकेस किया और जिस तरह से उसको स्वीकार्यता मिली, जिस तरह से उसको स्वीकार्यता से ज़्यादा जिस तरह से उस पर लोगों का कौतूहल था, लोग जिज्ञासु हो रहे थे, वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी परंपराओं के लिए न केवल संवेदनशील हैं, बल्कि वो सारे विश्व को बताना चाहते हैं कि हमारी परंपराएं कितनी रिच हैं, कितनी मजबूत हैं। और इसीलिए भारत वो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के पूरे विश्व में आगे आया है और उसको स्वीकृति मिल रही है। यही कल्चरली भारत के लिए और इस G20 समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।